हाय गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। पिछले वाले लेक्चर में हमने मियोसिस के दोनों टाइप के, मतलब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, टाइप नहीं कह सकते, मतलब उसी के अंतर्गत आते हैं। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, उनको डिटेल में समझाता है। ठीक, तो जो है अभी हम समझने जा रहे हैं अर्धसूत्र विभाजन की महत्वता, मतलब म्यूसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, अर्धसूत्र विभाजन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो म्यूसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ द स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन। ये देखो, मतलब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की बात कर रहा है। इसका मतलब जाइगोट फॉर्मेशन को कंसीडर कर लिया गया है। अब आप समझ सकते हैं। देखो, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म इवन दो द प्रोसेस, देखो यहाँ तक समझते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन का केस ले लो। अब उसने कह दिया ना कि स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को, जब मतलब पर्टिकुलर स्पीसीज, जैसे हमने ला लो, मान लो सेपियंस स्पीसीज ले ली, ठीक है, मतलब इंसान ले लिए। ठीक, अब उसमें मान लो क्या 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब उसमें जैसे ह्यूमन की मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, मतलब स्पर्म बने। ठीक है, अब स्पर्म बने तो स्पर्म बनने से क्या हुआ कि गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमीट ही तो हैं, तो आधे गुणसूत्र आएंगे, आधे क्रोमोसोम आए, तो उसमें कितने आ गए, आपके आ गए 23। ठीक, ऐसे ही ह्यूमन के फीमेल में ओवम बने, उसमें भी 23 आ गए, तो एक तरीके से आधे हुए। लेकिन जब इन दोनों ने मिलकर के जाइगोट बनाया तो 23 कितने होगा 46। तो जाइगोट एक डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड सेल, तो उसमें 46 क्रोमोसोम हो गए। तो इस तरीके से कंजर्व हो गए, पहले भी 46 थे, अब दोबारा से 46 हो गए, लेकिन ये दूसरी पीढ़ी के रेस्पेक्ट में बात चल रही है। ठीक है, तो ये इसलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जब एक्रॉस जनरेशन बात वर्ड है, देखना एक्रॉस जनरेशन, तभी वो कंजर्वेटिव टर्म ये बोल पाया है। ठीक, तभी वो बोलता है कि अब इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली, ये कह रहे हैं विरोधावादी ढंग से, मतलब रेस्पेक्ट पे डिपेंड करेगा कि किस रेफरेंस में ले रहे हैं। तो इससे जस्ट उल्टा भी हो जाता है, मतलब कंजर्वेशन की बजाय ये भी कहते हैं कि साहब आधे हो जाते हैं, तो वो कैसे रेस्पेक्ट में बोलते हैं। तो एक तरीके से ऐसे नॉर्मल कोई रेस्पेक्ट में बात नहीं की जाए तो हम, कुछ लोग तो बोलते हैं हाँ मियोसिस के द्वारा भाई कंजर्वेशन होता है क्रोमोसोम नंबर का, और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मियोसिस के द्वारा जो है आधे हो जाते हैं क्रोमोसोम। तो एक तरीके से तो ये जस्ट उल्टी बात हो गई ना, एक तरीके से विरोध हो गया ना पहली बात का, रिवर्स बात बोल रहे हैं। अब सच क्या है, सच ये है कि दोनों ही सही हैं अपनी जगह। वो बोल रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के रेस्पेक्ट में, जो ये बोल रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है मियोसिस के द्वारा, और जो ये बोल रहे हैं कि आधे रह जाते हैं, वो भी सही अपनी जगह, वो एक ही जनरेशन के अंदर अंदर बोल रहे हैं। ठीक है, तो तभी विरोधावादी ढंग से ये कहना चाह रहे हैं कि रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ। ठीक, अब समझ में आ गया आपकी, क्योंकि एक ही पीढ़ी में हम देखेंगे, तो एक ही पीढ़ी में क्या देखेंगे कि जैसे ह्यूमन है, दूसरी पीढ़ी हम नहीं ले जाएंगे, ह्यूमन है तो ह्यूमन मेल है या ह्यूमन फीमेल है, कुछ ही मान लो, तो उसमें 46 से उसके जब गैमेट बनेंगे तो उसमें कितने रहेगा 23 रहेगा, तो आधे रहेगा ही ना। अब हम दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हमने जाइगोट बना दिया दोनों को मिलकर तो दूसरी पीढ़ी बात करने लगे ना, तो एक के रेस्पेक्ट में तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं ना। जैसे मियोसाइट होती है, जैसे ह्यूमन मेल में स्पर्मेटोसाइट और ह्यूमन फीमेल में oocyte, उसको मियोसाइट बोलते हैं। मियोसाइट का मतलब होता है ऐसी डिप्लॉयड सेल जिसमें मियोसिस होती है। ठीक है, तो मियोसाइट बोल देते हैं, उसी की तरह नाम दे देते हैं, क्योंकि मियोसाइट मतलब मदर सेल, वही गैमेट मदर सेल। क्योंकि मियोसाइट के रेस्पेक्ट में तो आधा ही हो जाते हैं ना, मतलब एक पीढ़ी के रेस्पेक्ट में तो आधा हो रहा है ना। तो इट आल्सो इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये क्या करते हैं, म्यूसिस के द्वारा जो है ना जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी आती है। ठीक है, क्यों समझे ना, क्यों? देखो जेनेटिक वेरिएबिलिटी दो तरीके से आती है, एक तो होता है म्यूटेशन के द्वारा और एक होता है रिकॉम्बिनेशन के द्वारा। तो जनरली पूछा जाए तो हम रिकॉम्बिनेशन के द्वारा बोलते हैं, क्योंकि वैसे भी सडन वेरिएशन की बात की जाती है, तब हम म्यूसिस के म्यूटेशन के द्वारा बोलते हैं, सडन वेरिएशन। अब यहाँ ये क्या है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वेरिएशन आ ही रहे हैं, तो ये रिकॉम्बिनेशन के द्वारा रिकॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा था आपने? ठीक है, ध्यान करो, म्यूसिस फर्स्ट के दौरान, प्रोफेज फर्स्ट के दौरान, ठीक है, पूरा रिकॉम्बिनेशन वगैरह अच्छे से समझा था हमने। ठीक, तो वो जो है
उसके द्वारा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ था ना, हाँ वही, तो इसी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है इन द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट में, क्योंकि गैमेट बनेंगे वो दूसरे के लिए, दूसरी पीढ़ी के लिए काम करेंगे ना। नेक्स्ट, ठीक है, वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब जो जैव विकास की प्रोसेस होती है उसके लिए भी जो है वेरिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे धीमे धीमे हम जैसे मान लो नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं, सबके दिमाग में रहता है कि हम पहले बंदर जैसे देखते थे, तो धीमे 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 हमें चेंज ही तो आए, पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज आते रहे, छोटी छोटी चेंज आते रहे, फिर वो चेंज बढ़ते गए धीमे धीमे करके, ठीक है, बहुत लंबे एक समय अंतराल के बाद हम ऐसे अच्छे खासे दिखने लगे, ठीक है। तो वेरिएशन की वजह से जो इवोल्यूशन होता है, ये कहना चाह रहे हैं कि वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। जैव विकास के लिए भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब जैव विकास में भी एक तरीके से म्यूसिस की इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक है। ऐसे करके डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकता है। अब देखो ये जो मैंने समझाया ये इधर उधर थोड़ा नोट करके मैंने लिख दिया है। ब्रोदावादी ढंग से का क्या मतलब है, जैसे एक ही पीढ़ी की बात करें तो आधे, एंड दूसरी पीढ़ी का कंपेयर पहली पीढ़ी से कर ले, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी करें तो क्या कहेंगे कि कंजर्व रह रहे हैं, देते सेम है, ठीक, सिंपल सी बात है। अब यहाँ समझ लो वही लिखा है, चूँकि क्या करो जनरेशन का मतलब ये होता है जनरेशन को पार करके, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये सब समझ लिया था, ये सब हो गया। अब ये थोड़ा समझ लेते हैं, हाँ फिगर का मैंने लिख भी दिया नोट करके। नोट म्यूसिस सेकंड के फिगर का डिफरेंस माइटोसिस से ऐसे याद रखें कि सेकंड में 2 ही क्रोमोसोम दिखाए हैं, जबकि डॉन नंबर 1 में बहुत सी प्रतिमाएं छिपी थी। डॉन नंबर 1 साउथ की मूवी है, ठीक है, सही है। तो बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी थी, मतलब बहुत सारे टैलेंट थे उसमें, मल्टी टैलेंटेड बंदा था। तो एक तरीके से ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि डॉन नंबर 1 मतलब माइटोसिस, सेकंड मतलब डॉन नंबर 2 तो नहीं है वो मूवी ना, डॉन नंबर 1 है, तो इसी सेकंड का फिगर डिफरेंस माइटोसिस ऐसे याद रखें कि सेकंड में 2 ही क्रोमोसोम दिखाएं, जबकि डॉन नंबर 1 में बहुत सी प्रतिभाएं का मतलब बहुत से क्रोमोसोम दिखाएगा, ठीक है। अब ये सब हो गया, ठीक है, ये सब मैंने नोट वाले पॉइंट बताई दी था। ये रह गया था, ये देख लो थोड़ा सा कि म्यूसिस में तो दोनों ही केसेस में, ये मैंने बहुत मेहनत से निकाल कर पॉइंट आपके लिए नोट करके लिखे हैं, और यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छे हो सके। म्यूसिस में तो दोनों ही केसेस में, मतलब म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड, दैट इज मतलब उसमें मेटाफेज की बात कर रहे हैं, मेटाफेज फर्स्ट और मेटाफेज सेकंड में माइक्रोट्यूबुल दैट इज केवल एस्टर बेल्ट से जुड़कर, बेल्ट मतलब काइनेटोकोर, जुड़कर इक्वेटर पर अरेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइक्रोट्यूबुल दैट इज केवल एस्टर जुड़ते हैं, ठीक है, जबकि माइटोसिस की मेटाफेज में एस्टर के साथ में स्पिंडल फाइबर भी, मतलब उसमें कुंदे भी दिखाए गए, ठीक है। बाकी जो है दैट इज माइटोटिक अपैरेटस बट फर्स्ट प्रायोरिटी स्पिंडल फाइबर को ही थे, चूँकि मेटाफेज में तो सीधा सीधा यही लिखा है, ठीक है। अब जो है समरी देख लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी। अब ये जल्दी जल्दी समझते जाते हैं, जहाँ जहाँ नए पॉइंट आएंगे वहाँ मैं रुक करके आपको समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि समरी का क्या मतलब, कुछ पॉइंट तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे मिलेंगे, कुछ नए भी आते हैं, तो वो वहाँ मैं समझा दूंगा। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, द प्रोसेस, ये हमने सब पढ़ा ही ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ द बाय विच द occurs is called cell division, any sexually reproduction। मैं जो कह रहे हैं सेल थ्योरी के अनुसार, जो दूसरा वाला पॉइंट नहीं पढ़ा था उसमें वही है ये, द प्रोसेस बाय विच दिस occurs is called सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के द्वारा ही तो एक सेल से दूसरी सेल बनती है, पुराने वाले से नहीं। एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म स्टार्टेड इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर ऑर्गेनिज्म। ये कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने साइकिल जो जाइगोट से स्टार्ट करता है, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है, किसी की भी नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि सेल डिवीजन वहीं नहीं रुक जाता है, आगे भी होता रहता है, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनता है जाइगोट से अदर फर्दर सेल्स डिवीजन होकर के, बट कंटिन्यूस थ्रू आउट इट्स लाइफ, पूरी जीवन भर चलता रहता है, ठीक है। अब जो है जैसे ये मैंने शायद एक पॉइंट रहेगा तो जैसे ये समझा दिया था, लेकिन जैसे ह्यूमन के केस में देख लो जाइगोट बनने
इससे पहले भी प्रत्येक गैमेट में 23 ही के 23 के एंड जाइगोट बनने के बाद ऑर्गेनिज्म बना और उसके गैमेट बने तो वो भी 23 तो रहेंगे ही, क्योंकि म्यूसिस के में 46 से आधे होकर 23 बचे ना, वही सब मैंने समझा ही दिया आपको, ठीक है, डिटेल में ये सब। तो द स्टेज थ्रू विच ए सेल पासिस फ्रॉम वन डिवीजन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड द सेल साइकिल। समझ रहे हो, मतलब वन डिवीजन से दूसरा डिवीजन आएगा तभी तो एक तरीके से चक्कर पूरा हुआ ना। वन डिवीजन टू दी नेक्स्ट मतलब एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन, तो वो क्या है, सेल साइकिल कहलाएंगे, वो सब स्टेजेस उसके अंतर्गत आ जाएंगी। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस कॉल्ड द इंटरफेज ए पीरियड ऑफ द प्रिपरेशन फॉर द सेल डिवीजन। मैंने समझा दिया था, सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन की तैयारी चल रही होती है ना इंटरफेज के दौरान। एंड 2 क्या, माइटोसिस मतलब एम फेज, द एक्चुअल पीरियड ऑफ द सेल डिवीजन। ये सब पढ़ चुके हैं डिटेल में। इंटरफेज इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू G1S एंड G2। G1 phase is the period when the cell grows and carries out normal metabolism. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, ये मैंने शुरू में नोट करके ध्यान करो, फर्स्ट पेज पर ही समझा दिया था आपको कि जीवन ही ऐसी फेज होती है इसमें सेल ग्रो करती है। और मोस्ट सेल तो ग्रो तो हमेशा करती है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन यहीं होता है, ठीक है। G2 में ना होगा, G1 में होता है, ऐसे करके मैंने लिखा दिया था, वो मैंने वही नोट कर दिया था, इसलिए यहाँ काट दिया था, बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी। एस मार्क द फिजियोलॉजी ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। ये क्रोमोसोम डुप्लीकेशन का क्या मतलब है, क्रोमोसोम का अमाउंट डबल होना। तो डीएनए का अमाउंट, क्रोमोसोम का अमाउंट, बात एक ही है, ठीक है। G2 फेज इज द पीरियड ऑफ द साइटोप्लाज्म ग्रोथ। साइटोप्लाज्म ग्रोथ तो वैसे भी हमेशा हो रही थी, लेकिन यहाँ G2 फेज में लिख दिया तो सी, ठीक है, गलत थोड़ी है। मतलब इसी को कहते हैं कि वो मतलब इनकम्प्लीट है, लेकिन रॉन्ग नहीं है, क्योंकि पूरी G1S G2 सभी में होती है ना साइटोप्लाज्म ग्रोथ। तो वैसे होती है साइटोप्लाज्म ग्रोथ हर वक्त ही, लेकिन G2 फेज में स्पेशली कह दिया है। तो अगर ऑप्शन ऐसे करके आ जाए कि अलग अलग लिखा हुआ हो, बहुत ऑप्शन है, ऑल ऑप्शन ना हो, तो आप G2 कर देना, क्योंकि समरी में जो G2 करके लिख दिया। लेकिन ऑल करके ऑप्शन हो तो आप जो है, क्योंकि वो तो हमेशा होती है ना। G2 फेज इज द पीरियड ऑफ द साइटोप्लाज्म ग्रोथ, क्योंकि जब ऑल का भी ऑप्शन होगा, बहुत का ऑप्शन इस तरीके से होंगे, तब तो हम चैप्टर की थ्योरी कॉम्पिटेंस देकर चलेंगे समरी के कंपेयर में, ठीक है। कुछ पॉइंट ऐसे भी आते हैं कि समरी में अलग लिखे हैं और थ्योरी में वो उसके बारे में जिक्र की गई है, वो उसके बारे में भी लिखा है, तो हम थ्योरी चैप्टर की थ्योरी को प्रायोरिटी देते हैं, कॉमन सेंस की बात है। वैसे तो मैं ज़्यादा सब चीज़ बताता चलूँगा, लेकिन अगर एक छूटता है, वैसे छूटे नहीं दूंगा, मैं हर चीज़ बताता चलता हूँ, क्योंकि इतना माइन्यूटली पूरा PhD कर डाली इस पर मैंने, ठीक है। एक एक वर्ड आपको बताता चलूँगा कि कहाँ जो है, कहाँ प्रायोरिटी देनी है, कौन सी चीज़ सिमिलर है, कौन से एक्स्ट्रा आ गई समरी में सब। माइटोसिस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, नेमली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये आपको पता ही है, ठीक है। देखो यहाँ देखो क्या, वही जो मैंने बताया कि सिंपली अमाउंट ऑफ DNA डबल होगा तो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम भी तो डबल होगा ना, ठीक ठीक। यहाँ तक ये सब समझ लिया, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल ये सब हो गया, ठीक है। माइटोसिस डिवाइड कर दिया, वो बता दिया। क्रोमोसोम कंडेंसेशन अगर ड्यूरिंग प्रोफेज, पता ही है, ज़्यादातर पार्ट तो प्रोफेज में ही ख़त्म हो जाता है ना। देखो ये इसलिए, अब ये देखो पूरी तरीके से सही बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि माइटोसिस की प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंसेशन से पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है, कहाँ होता है, मेटाफेज जस्ट स्टार्ट हो जाते तब हो पाता है, लेकिन कह सकते हैं ज़्यादातर, ठीक है। क्योंकि मियोसिस में तो दोनों में ही, प्रोफेज में ही हो जाता है, तो ओवरऑल कह रहे होंगे ये, तो इसलिए कह सकते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली द सेंट्रियोल मूव, लेकिन यहाँ पर ये मोटा मोटा कहें तो माइटोसिस के बारे में बात चल रही है, लेकिन ज़्यादातर तो कंप्लीट कंडेंसेशन हो ही चुका होता है ना प्रोफेज में भी। अगर माइटोसिस की प्रोफेज की बात करें तो इसलिए कह भी सकते हैं साइमल्टेनियसली द सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट पोल्स, और उसी समय क्या होता है, सेंट्रोल अपोजिट पोल में चला जाता है। प्रोफेज में तो होते हैं ये काम, सब समझाता है हमने अच्छे से। दी न्यूक्लियर एनवेलप एंड द न्यूक्लियस डिसअपियर, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाते हैं, एंड द स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपीयरिंग, स्पिंडल फाइबर दिखना शुरू हो जाते हैं। मेटाफेज इज मार्क्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द इक्वेटोरियल प्लेट, सब जानते हैं अच्छे से, ठीक है, ठीक है। बट माइटोसिस की मेटाफेज प्लेट को प्रायोरिटी देना
जो कि चैप्टर की थ्योरी में लिखा है। मेटाफिजिक प्लेट को प्रायोरिटी देना है, इसका क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर लिखा इक्वेटोरियल प्लेट और वहाँ लिखा मेटाफिजिक प्लेट। तो मेटाफिजिक प्लेट देखो कितना है, तो माइन्यूटली चीज़ में ढूंढ लेता हूँ, जिस पर अभी इस तरीके से क्वेश्चन बनना स्टार्ट नहीं हुआ कि एक ऑप्शन में इक्वेटोरियल प्लेट दे, एक में जो है मेटाफिजिक प्लेट दी, लेकिन समरी में लिखा, चैप्टर की उसमें लिखा है मेटाफिजिक प्लेट, ठीक है, और यहाँ लिखा है इक्वेटोरियल प्लेट। तो मेटाफिजिक प्लेट को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देना अगर अलग अलग ऑप्शन में हो तो। ड्यूरिंग एनाफिजिक सेंट्रोमियर डिवाइड, अब यहाँ खुद ही समझ लो कि ये हमें माइटोसिस की बात चल रही है अब तक, क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड की बात चल रही है। एंड द क्रोमेटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द टू अपोजिट पोल, वंस द क्रोमेटिड्स रीच द टू पोल्स पर पहुँच जाते हैं तो द क्रोमोसोम इलोंगेशन स्टार्ट्स। तो जब पहुँच गए तो मतलब ये टीलोफेज की बात चल रही है, स्टार्ट हो जाता है और न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाते हैं, मतलब दोबारा से रिकंडेंसेशन, मतलब दोबारा से बिखरने लगते हैं। सब मैंने डिटेल में समझाया ये आपको, ठीक है। देखो का मतलब क्रोमोसोम का अपनी आइडेंटिटी खोना है, चूँकि लंबे लंबे से हो जाने के बान की भिंडी को सुलझते हुए जाना। ये मैंने पहले बान की भिंडी का एग्जाम्पल देता था, लेकिन अभी वो पतंगे की उसका दिया है, किसका? पतंगे की चरखी का। तो बान की भिंडी का मतलब पतंगे की चरखी को मान लो, ठीक है। अरे गांव में जो खटिया बटिया बुनी जाती हैं तो वो बान एक होता है, उससे बुनी जाती हैं, ठीक है। जैसे गांव में प्लास्टिक वगैरह से बुनी जाती हैं, तो उस तरीके से उसको लपेटा जाता है, वो रस्सी की तरह होता है एक तरीके से। तो ये मैंने ये एग्जांपल दे दिया था, क्योंकि वैसे भी कंडेंसेशन तो उसे कहते हैं ना, जब क्रोमोसोम मोटे एंड छोटे हो जाते थे, ठीक है। तो ये सब हो गया, एलोंगेशन स्टार्ट्स, ठीक है। न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, क्योंकि टीलोफेज की बात चल रही है। दिस स्टेज इज कॉल्ड द टीलोफेज, भाई बोल भी दिया उन्होंने। न्यूक्लियर डिवीजन इज देन फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। सिंपल सी बात है, जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगी तो साइटोकाइनेसिस होगी, मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। एंड इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन इन विच द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट इज कंजर्व्ड इन द डॉटर सेल्स। तो डॉटर सेल में कंजर्व रहते हैं, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ थोड़ी होती है। ये क्रॉस जनरेशन नहीं, बल्कि एक ही जनरेशन, एक ही पीढ़ी की कंजर्व होने की बात चल रही है ना, क्योंकि यहाँ तो एक ही पीढ़ी में ही आधे नहीं होते हैं। इन कंट्रास्ट टू माइटोसिस, माइटोसिस की विपरीत क्या है? म्यूसिस अकर्स इन द डिप्लॉयड सेल्स। म्यूसिस जो है डिप्लॉयड, क्योंकि म्यूसिस जो है कभी हैप्लॉयड सेल में नहीं होती ना, मैं पहले बता दिया था। तो इसलिए उन्होंने कंट्रास्ट लगा है कि भैया माइटोसिस तो डिप्लॉयड में हो जाती है, लेकिन म्यूसिस कभी डिप्लॉयड में नहीं होती, विदाउट एनी एक्सेप्शन, विच आर डेस्टाइन्ड टू फॉर्म गैमेट, क्योंकि इसको गैमेट बनाने होते हैं ना। इट इज़ कॉल्ड द रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। लेकिन इसको रिडक्शन डिवीजन मतलब नाम जो है उसी बेसिस पे दिया गया, एक पीढ़ी में ये क्या करता है। सिंस इट कॉमन सेंस की बात है वैसे भी, सिंस इट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ बाय मेकिंग द गैमेट बना करके इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हेन द टू गैमेट्स फ्यूज द क्रोमोसोम नंबर इज रीस्टोर्ड हो जाता है, भाई जो मैंने समझा चुका हूँ अच्छे से। टू द वैल्यू इन द पेरेंट में, म्यूसिस इज डिवाइडेड, रीस्टोर टू द वैल्यू इन द पेरेंट में, जो पेरेंट में होती है भाई रिस्टोर हो जाती है, गैमेट फ्यूज होते हैं। तब म्यूसिस डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, ठीक है। म्यूसिस फर्स्ट, म्यूसिस सेकंड, फेजेस कह सकते हैं, दो केस नहीं बोल सकते यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सुधार दे रहा हूँ, केस कहना ज़्यादा अच्छा नहीं है, दोनों ही फेजेस कहो यहाँ पे। ये सब हो गया, प्रोडक्शन म्यूसिस इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, म्यूसिस फर्स्ट एंड म्यूसिस सेकंड। इन द फर्स्ट म्यूसिस डिवीजन द हम लोग क्रोमोसोम पेयर टू फॉर्म बाई बैंड बनाते हैं एंड द अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, इस सब हमने डिटेल में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। म्यूसिस फर्स्ट है जी लॉन्ग प्रोफेज, पता है लॉन्ग भी बहुत ज़्यादा थी और कॉम्प्लेक्स भी थी। म्यूसिस डिवाइडेड फर्दर इनटू टू 5 फेजेस, दीज आर लेप्टोप्रोटीन जाइगोटिक पेसिटिन डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस ड्यूरिंग मेटाफेज फर्स्ट। इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ, सब हमने डिटेल में समझा हुआ, ठीक है। जो नई चीज़ आती है वो उसमें रुक के समझा देता हूँ, रिलैक्स होकर के, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ड्यूरिंग मेटाफेज फर्स्ट दी, क्योंकि टाइम बंस गॉन फॉर एवर, समय एक बार चला जाता है दोबारा वापस नहीं आता, और टाइम को खोने को लॉस्ट यूज़ नहीं करते, टाइम को खोने को किल यूज़ करते हैं, क्योंकि खोया हुआ वापस आ सकता है लेकिन मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। उसी तरीके से टाइम को किल वर्ड यूज़ करते हैं, तो टाइम को हम फालतू वेस्ट करने की जगह टाइम को बचा सकें तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। जहाँ हमको समझाना होगा, रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ समझाएंगे रिलैक्स होकर के,
तो फिक्र ना, मतलब कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ड्यूरिंग मेटाफेज फर्स्ट दी बाइवेलेंट अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट पर। यहाँ क्या होता है, बाइवेलेंट अरेंज हो गए तो दो पूरे क्रोमोसोम का ग्रुप है ना, तो बाइवेलेंट। दिस इज फॉलोड बाय एनाफेज फर्स्ट इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम। दिस इज फॉलोड बाय, इसके बाद एनाफेज फर्स्ट आती है इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल विद बोथ देयर क्रोमेटिड। क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोमेयर स्प्लिट थोड़ी हुआ था, ठीक है, तो क्रोमेटिड के साथ ही जाएंगे। अब देखो यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट और उसमें आप थोड़ा चैप्टर को उससे समझ लीजिए कि यहाँ पर देखो इक्वेटोरियल प्लेट ही है दोनों जगह, इसलिए देखो मैंने नहीं लिखा। इसमें चाहे चैप्टर की थ्योरी में देखो मेटाफेज फर्स्ट में, तब इक्वेटोरियल प्लेट पर मैंने वो बोला है, चाहे इसमें देखो। लेकिन आपको दिखा दूँ, देखो माइटोसिस की मेटाफेज में क्या है, माइटोसिस की मेटाफेज देखो इसमें लिखा क्रोमोसोम आर मूव्ड टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग द मेटाफेज प्लेट। यहाँ मेटाफेज प्लेट बॉडी लिखा है, ठीक। तो यहाँ तक ये हो गया, तो ठीक। ड्यूरिंग मेटाफेज बाइवेलेंट अरेंजमेंट इक्वेटर, दिस इज फॉलोड बाय द एनाफेज, ये सब पढ़ लिया था, देखो। ईच पोल रिसीव्स हाफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंटल सेल्स। प्रत्येक पोल पर हाफ द क्रोमोसोम नंबर आ जाते हैं, ठीक है। इन टेलोफेज फर्स्ट, जैसे मान लो कि 16 क्रोमोसोम मतलब 8 जोड़ी, मतलब 8 बाइवेलेंट जाकर लगे, ठीक है। 8 उधर चलेगा, 8 उधर चलेगा, तो टोटल 16 थे ना इक्वेटोरियल प्लेट पर। तो 16 में से 8 एक पोल पर चलेगा, 8 एक पोल पे, तो आधे हो गए ना, वही बोल रहा है। ईच पोल रिसीव हाफ द क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, ऑफ द पेरेंट सेल। बस म्यूसिस फर्स्ट की इसी घटना की वजह से म्यूसिस को रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। आधे हो जाते हैं ना यहीं पर एनाफेज फर्स्ट में, ठीक है। और वो भी म्यूसिस को रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं, उसकी एक फेज, फर्स्ट फेज म्यूसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट की वजह से, मतलब म्यूसिस फर्स्ट की वजह से बोलते हैं, ठीक। एंड टेलोफेज फर्स्ट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस रीअपियर हो जाता है, बताइए, ठीक है। म्यूसिस सेकंड इज सिमिलर टू माइटोसिस, पहले ही बताया इक्विवेलेंट है और सिमिलर है, काफ़ी चीज़ें सेम होती है। ड्यूरिंग एनाफेज सेकंड द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। एनाफेज सेकंड में क्या होते हैं, सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है, मतलब माइटोसिस की तरह। दस एट द एंड ऑफ द म्यूसिस, इस प्रकार म्यूसिस के एंड में 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, 4 हैप्लॉइड सेल बनकर के तैयार हो जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, हैप्लॉइड तो म्यूसिस फर्स्ट में ही हो चुकी है, हाँ ये बात है इंपॉर्टेंट। हैप्लॉइड तो म्यूसिस फर्स्ट में ही हो चुकी है ना, ठीक है। लेकिन ये 2 से 4 बनती हैं, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बनती हैं, मतलब तभी तो क्वेश्चनल डिवीजन की तरह बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन की तरह बोलते हैं म्यूसिस सेकंड को, ठीक। अब देखो इस बात को मैंने और नोट करके लिखा, जहाँ जो मैंने लिखा इन कंट्रास्ट टू माइटोसिस म्यूसिस occurs in the diploid cell which are destined to form gamete, दैट इज केवल उन्हीं डिप्लॉइड सेल में म्यूसिस होता है जिनका उद्देश्य गैमेट बनाना होता है, ठीक है। जबकि माइटोसिस किसी भी डिप्लॉइड सेल में हो जाता है, इसलिए कंट्रास्ट लिखा है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसलिए कंट्रास्ट बुक लिखा ही ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। उसके विपरीत की मतलब, ठीक है, क्योंकि वो तो सोमेटिक सेल्स में भी होता है ना, सोमेटिक सेल्स सब में, ठीक। जैसे स्पर्मेटोसाइट और oocyte जो है अपना अपना नंबर बढ़ाती हैं, वो तो माइटोसिस के द्वारा ही बढ़ाएंगे ना, तो वो तो सोमेटिक सेल नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि माइटोसिस जो है सभी प्रकार के डिप्लॉइड सेल में होता है, जबकि म्यूसिस जो है केवल जो गैमेट बनाने से रिलेटेड है उन्हीं सेल्स में होता है, ठीक है, उन्हीं वाले डिप्लॉइड में होता है, ठीक। सोमेटिक वाले डिप्लॉइड में नहीं, म्यूसिस, ठीक। ये सब बाकी हमने देख लिया था डिटेल में। ये जो है
कि माइटोसिस द इज द इक्वेशनल डिवीजन इन विच द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट इज कंजर्व इन द डॉटर सेल। ये क्रोजेनेशन नहीं लिखा है, बल्कि एक ही पीढ़ी में कंजर्व हो रहे हैं एंड वैसे भी माइटोसिस के द्वारा दूसरी पीढ़ी में थोड़ी बनती है सिंथेसिस से। हाँ, तो ग्रोथ वगैरह होती है ना दूसरी पीढ़ी, इसका मतलब है माइटोसिस। ठीक है, तो आपने देख लिया। अच्छा, ये मैंने बता भी दिया था ना आपको, अच्छे से समझा दिया। ये थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट है, थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी जो है शुरू करते हैं, फिर शुरू क्या, ये चैप्टर ख़त्म नहीं, शुरू क्या करते हैं अगला चैप्टर अगले लेक्चर पे ख़त्म शुरू करेंगे। डीएनए और हिस्टोन दोनों साइक्लिन या सीडी की 2 एक्टिविटी के द्वारा बनते हैं। थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन याद रखना चाहे रख सकते हैं। डीएनए और हिस्टोन दोनों ही किसके, साइक्लिन या फिर सीडी के 2 एक्टिविटी के द्वारा बनते हैं। सॉरी, इम्पोर्टेंट नोट, आरएनए तो इंटरफेस की सभी स्टेज G1, S, G2 तीनों में बनता है। ठीक, ये एनसीईआरटी से बाहर की है। आरएनए पूछा है तो तीनों में बनता है, बट प्रोटीन S को छोड़ करके G1 एंड G2 में बनती है। ठीक है, बट प्रोटीन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी G2 देना, चूँकि एनसीईआरटी कहती है। ये कौन सी प्रोटीन की बात चल रही है, हिस्टोन प्रोटीन की बात नहीं चल रही है, ध्यान रखना। हिस्टोन प्रोटीन तो हम एस फेज में ही बोलेंगे। मतलब नॉर्मल प्रोटीन की बात की जाए तो G1 G2 दोनों में होती है, लेकिन प्रायोरिटी G2 को देना, क्योंकि एनसीईआरटी G2 में बताती है। अब हिस्टोन प्रोटीन ध्यान से एस फेज में ही बन जाती है, क्योंकि इसे डीएनए मतलब इसको कह सकते हैं प्रोटीन अदर देन हिस्टोन, ऐसे करके लिखते रहा हूँ। ठीक है, अदर देन हिस्टोन, मतलब कोई कंफ्यूजन है तो हिस्टोन के अलावा वाली प्रोटीन की बात चल रही है। तो हिस्टोन तो एस में बन जाती है, क्योंकि इसे डीएनए को क्रोमेटिन में कंटेंस करने में हेल्प जो करनी होती है ना, तो वो वही बन जाएगी। तो इसी कंसेप्चुअली तो उसी फेज में बनती है, जिसमें पता नहीं लोग क्यों कहते हैं बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है। मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट यही है। ठीक है, फिजिक्स वगैरह में जो होता है वो होता है, बस क्या उसमें है, क्या कोई टेक्निक है। ठीक है, इसमें चीज़ें कंसेप्चुअल होती हैं, वेरिएशन भी होती हैं, टेक्नोलॉजी ठीक जो करनी होती है, तो उसी फेज में बनती है जिसमें डीएनए बनता है, दैट इज एस फेज में। ठीक है, एस फेज के भी बिगनिंग में ही बन जाती है हिस्टोन, ताकि इसी फेज में डीएनए विद न्यूक्लियोसोम को भी बनाने में मदद कर सके। ठीक है, एस फेज में स्टार्टिंग में बन जाती है हिस्टोन प्रोटीन। वैसे डीएनए भी हिस्टोन के जस्ट बाद दैट इज एस फेज के बिगनिंग में ही बन जाता है, वो भी जल्दी बन जाता है, पूरा कंप्लीट होने की ज़रूरत नहीं है इस फेज को। तो हम लोग डिटेल में ये सब पढ़ चुके हैं। आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमने अच्छे से पूरे चैप्टर को समझा। अब आपके पास आपका टारगेट एम गोल जो भी होना चाहिए कि इसके सभी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप एमटीज फिंगर टिप वगैरह से, पीवाईक्यू वगैरह से, और अच्छे से कर सकते हैं इस चैप्टर को। बाकी कमेंट में बता देना अगर आपको कौन सा कोई दिक्कत हुई हो, क्या टॉपिक समझने में या कुछ। ठीक है, बाकी मुझे लगता है आप दिक्कत ऐसे नहीं पहचान सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि एकदम ऐसे ही करके पढ़ करके मुझसे खुद एनसीईआरटी पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन लगाना, उसके बाद आपको पता चलेगा। यहाँ तक मुझे लगता है कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एनसीईआरटी लेवल का जो कि आपसे ना हो। ठीक है, तो बाकी जो है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी कुछ वीडियो को फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।